अध्याय 2। मैं तुमसे प्यार करता था। उस शाम ड्यू ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। वह नशे में थी और लगभग बेहोश हो गई थी। हम सुबह 4 बजे घर पहुंचे। टन जियान गो ने ड्यू को बेडरूम में ले जाने में मेरी मदद की। फिर वह वापस बाहर चला गया और लिविंग रूम में सोफे पर इंतजार करने लगा। मैंने ड्यू का चेहरा पोंछने के लिए गीले तौलिए का इस्तेमाल किया। फिर मैं उठने के लिए 2 कप कॉफी बनाने के लिए रसोई में वापस चला गया। मैंने टन जियान-गो को कॉफी का कप दिया और पूछा, तुम्हें और ड्यू को क्या हुआ? ऐसा कैसे हुआ? टन जियान-गो ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और कुछ देर बाद कोई जवाब नहीं दिया। ऊपर देखा। उसका चेहरा और आंखें संदेह से भरी थी। कुछ दिन पहले उसने हंगामा किया था और मेरे साथ संबंध तोड़ना चाहती थी। मैंने अलविदा कहा और फिर टूट गई। कौन जानता है कि उसने आज रात गलती से क्या खा लिया? स्तब्ध लोग। अचानक उन्हें ड्यू के हाथ पोंछने की याद आई। उसकी उंगली खाली थी। 3 रंग की अंगूठी अब दिखाई नहीं दे रही थी। अब जब मैं समझ गया कि ड्यू ने क्लाउडिया के बारे में क्या कहा, तो मैंने अनजाने में आह भरी। मैंने मन ही मन सोचा, लेकिन तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि ड्यू सिर्फ इसलिए प्रॉम में क्यों गया क्योंकि तुम वहां थे? वह इतना नशे में था। क्या तुम्हें उसके लिए खेद नहीं है? मुझे तुम पर दया आती है। टोन जियान-गो ने चिढ़ाने की तीव्र भावना के साथ मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बहुत सुंदर लग रही थी। उसके दांत चमकदार सफेद थे। उसकी 5 इंद्रियां संतुलित थीं। उसका चेहरा एक कोकेशियान व्यक्ति जैसा था, लेकिन उसमें एक परिष्कृतता थी जिसकी तुलना स्थानीय लोग नहीं कर सकते थे। तो मुझे पता था कि वह मुझे चिढ़ा रहा था, लेकिन मेरे गाल अभी भी गर्म थे। पिछली बार 7 किमी बाजार में वह घटना। धन्यवाद। मैंने शांत होने की कोशिश की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे याद करोगे। इससे मैं बहुत भावुक हो गया हूँ। टन जियान-गो ने अपनी कॉफी का कप एक घूंट में पी लिया। जब मैंने तुम्हें पुलिस को सौंपा, तो तुमने एक शब्द भी नहीं कहा, बस मुझे कसकर गले लगाया और जाने से मना कर दिया और सिसकने लगी। मेरे पास खुद को मानसिक रूप से तैयार करने का समय नहीं था, इसलिए मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं इतना शर्मिंदा था कि मेरी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उस समय जो कुछ हुआ उसकी यादें मेरे लिए बस टुकड़े हैं। जैसे कि जब कोई नशे में धुत व्यक्ति उठता है और उसे याद नहीं रहता कि उसने क्या किया है। तो मैंने खांसते हुए कहा, वीजा विस्तार के बारे में क्या? आपने मेरे साथ क्या किया है? एक बड़ा उपकार। मुझे आपको सीधे धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला। मुझे यह सुनना अच्छा लगता है। टन जियान-गो आधा मुस्कुराया और आधा मेरी ओर देखा। आप मुझे कैसे धन्यवाद देंगे? मैंने जवाब नहीं दिया। इस व्यक्ति का बातचीत कौशल वास्तव में अच्छा है। जब तक वह उसके प्रति ईमानदार है, तब तक ड्यू ने क्या कहा, इसके बारे में सोचता रहा। उसके साथ आई हॉट बॉडी वाली स्थानीय लड़की के बारे में सोचते हुए मेरा चेहरा तुरंत काला पड़ गया। याद रखें, आप पर अभी भी मेरा भोजन बकाया है। मैं किसी भी समय कर्ज वसूल करने का अधिकार सुरक्षित रखूंगा। टन जियान-गो ने बोलना समाप्त करने के बाद अपना कोट लिया, दरवाजा खोला और बाहर चला गया। भोर में बान दुए जाग गया। वह बिस्तर पर इधर उधर लौटती रही और पूरे बिस्तर पर उल्टी करती रही। मैं पीछे पीछे दौड़ा, बिस्तर की चादरें बदली, फर्श साफ किया और उसका चेहरा पोंछा। जब तक मैंने काम पूरा किया मैं इतना थक गया था कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वह खड़ी हो। मुझे नहीं जानते। थोड़ी देर बाद वह कर्कश आवाज में बोली, सो जाओ, मैं ठीक हूँ। ड्यू, मैं उसे नहीं जानती। कल रात जो हुआ वह सचमुच एक गलतफहमी थी। मैंने झट से समझाया, यह कुछ भी नहीं है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूँ। मुझे क्षमा करें।
वह थककर मुस्कुराई। उसके चेहरे पर मेकअप अभी तक नहीं मिटाया गया था। आई शेडो उसके चेहरे से नीचे और शुद्ध सफेद तकिए के कवर पर चला गया। उसके सुंदर चेहरे और सुंदर आंखों ने एक भयंकर रूप दिखाया, जिससे मुझे और अधिक कहने की हिम्मत नहीं हुई। कहा, उठो, स्नान करो, कुछ खाओ और फिर सो जाओ। ड्यू बिना हिले डुले बिस्तर पर सीधी लेट गई। उसकी आंखों पर कोहरे की परत चढ़ी हुई थी, जैसे कोई अभी अभी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हुआ हो। क्या आप जानते हैं? ड्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा था कि वह लुईस था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ लेस्टैट था। लुई, ब्रैड पिट और लेस्टैट, टॉम क्रूज, क्लाउडिया, इसमें 3 मुख्य पात्र हैं। फिल्म इंटरव्यू विद द वैम्पायर। मैं जोर से हंसा। तुम बहुत बेवकूफ हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम क्लाउडिया हो? ट्रियो माई, याद रखना, उसके साथ कभी खिलवाड़ मत करना। वह इंसान नहीं, बल्कि एक कमीना है, एक लड़का संकीर्णता। मैंने ड्यू से वादा किया। उसने जम्हाई ली और अंततः सो गई। सुबह में 2 भाषा कक्षाएं होती हैं, मैं उन्हें मिस नहीं करना चाहता। बाहर पहले से ही उजाला था और इस समय बिस्तर पर जाना असंभव था, क्योंकि सिर्फ लेटने से दोपहर 12 बजे से पहले उठना मुश्किल हो जाता। इसलिए मुझे स्नीकर्स की एक जोड़ी मिली और मैं सुबह व्यायाम के लिए बाहर गया। मैं गोलाकार चौराहे और प्रसिद्ध पोटेमकिन स्टेप से होकर गुजरा। फिर मैं समुद्र तट के किनारे दौड़ा। विपरीत दिशा में एक व्यक्ति मेरे पास से जॉगिंग कर रहा था। उसकी नज़र एक पल के लिए मेरे चेहरे पर रुक गई। मुझे ज्यादा परवाह नहीं थी, इसलिए मैं उसे देखकर शर्म से मुस्कुराया। हम दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे। हमारे पैरों के नीचे पत्तियां गिरीं और सरसराहट हुई। सुबह की हवा ठंडी थी, लेकिन बहुत ताज़ा थी, समुद्र के सूक्ष्म स्वाद के साथ। अपने पीछे मैंने कदमों की आहट सुनी। मैंने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और वसंत की धूप की तरह एक चेहरा और मुस्कुराहट देखी। उन्होंने अंग्रेजी का प्रयोग किया। मैं आंद्रे व्लादिमीर दमित्री इवानोविच हूँ। क्या आप मुझे याद करते हैं? मैंने कुछ देर तक चुपचाप देखा, लगभग मुंह से निकल गया, हनी बी, यह वास्तव में वह है, केवल आज उसने नागरिक कपड़े पहने हुए हैं। मुस्कुरा रहा है धीरे से। पुलिस विभाग में उसके ठंडे लुक से बिल्कुल अलग। आंद्रे ओडेसा पुलिस विभाग के आपराधिक विभाग में एक पुलिस अधिकारी है, जो इस साल 25 साल का है। अच्छा है। इस तरह उन्होंने अपना परिचय दिया। एक दूसरे को जानने के बाद ऐसा लगा कि आंद्रे को मुझ में विशेष रुचि है। हर सुबह वह मेरे साथ सुबह व्यायाम करने के लिए पोटेमकिन सीढ़ियों के शीर्ष पर मेरा इंतजार करता था। वह मुझे उससे मिलने के लिए हर दिन जल्दी उठने के लिए मजबूर करता था। एक बार जब मैं परिचित हो गया, तो आंद्रे कभी-कभी मुझे स्कूल के बाद खाने के लिए बुलाते थे। मैं हमेशा वर्दी से आकर्षित होता था। इससे पहले जर्मन सैन्य वर्दी के प्रति प्रशंसा दिखाने के लिए दूसरों द्वारा ऑनलाइन मेरी आलोचना की गई थी। आंद्रे आम तौर पर एक छात्र की तरह दिखता है, लेकिन जब वह पुलिस की वर्दी पहनता है, तो वह इतना सुंदर दिखता है कि इसकी कल्पना करना मुश्किल है। पुलिस टोपी के नीचे उसकी गहरी नीली आंखों में एक ठंडी और कठोर अभिव्यक्ति थी। वह सबसे सुंदर पुलिसकर्मी है जिससे मैं कभी मिला हूँ। चीनियों की कुशाग्रता और बुद्धिमत्ता की तुलना में आंद्रे उसी उम्र के अधिकांश पूर्वी यूरोपीय लोगों की तरह सरल स्वभाव का, भोला और ईमानदार है। यह पूर्व सोवियत संघ का मशहूर कार ब्रांड है। कार के चारों कोने चौकोर हैं और पुराना रंग बेहद भद्दा लगता है। लेकिन आंद्रे ने फिर भी यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उनकी कार स्क्रैप धातु का ढेर बनने वाली थी। उन्होंने गंभीरता से विरोध किया। लाड़ा दुनिया के शीर्ष 10 कार ब्रांडों में से एक हुआ करता था। मैंने उससे कोई बहस नहीं की, बस धीरे से पूछा, मैंने सुना है कि आप पुलिसकर्मी तस्करी का पैसा इकट्ठा करने में बहुत बुरे हैं।
और गैंगस्टर आप लोगों की तरह काले नहीं हैं। आप इतने गरीब क्यों हैं? आंद्रे का चेहरा ऐसा था जब टमाटर पक गए तो उसने आवाज लगाई, माई, मुझे आशा है कि आप मुझसे माफी मांगेंगी। मुझे नहीं पता कि आपने यह खबर कहाँ से सुनी, लेकिन अब तक मैंने कभी भी अपने कर्तव्य से परे कुछ नहीं किया है। पुलिस अधिकारी होना मेरा गौरव है, मुझे क्षमा करें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना संवेदनशील होगा, इसलिए मैंने तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ली। मैं बहुत कठोर था। यह सच है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। माई, तुम एक खूबसूरत लड़की हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम समझ में नहीं आ रहा। गलत है मुझे। आंद्रे ने बहुत गंभीरता से कहा। आंद्रे गुस्से में होने पर भी वास्तव में बहुत सुंदर है। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे देखकर मुस्कुराया। आंद्रे, तुम बहुत ईमानदार हो। एक चीनी कहावत है, स्याही के करीब काला। फिर एक दिन तुम्हें लगेगा कि ये बुराइयां बहुत सामान्य हैं। अक्सर। आंद्रे ने आह भरी और असहाय आंखों से मेरी ओर देखा। शायद आप सही हैं। पुलिस विभाग ने हमें 3 महीने से वेतन नहीं दिया है। लोगों को अभी भी वैसे भी रहना होगा। आंद्रे ने जो कहा वह यथार्थवादी है। एक नियमित पुलिस अधिकारी का वेतन केवल 400 रिवनिया, यूक्रेनी मुद्रा, है, जो 80 अमेरिकी डॉलर से भी कम के बराबर है। 2002 के बाद से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था ठीक होने लगी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय अभी भी चीन से कम है, जबकि कीमतें चीन से दोगुनी ऊंची है। कड़ाके की ठंड में फल और सब्जियां अविश्वसनीय रूप से महंगी होती हैं। 1 किलो टमाटर की कीमत लगभग $8 होती है और खीरे की कीमत $12 से अधिक होती है। हर महीने मेरे पास जीवन यापन के खर्च के लिए $200 से अधिक होते हैं, इसलिए मैं कभी कभी इधर उधर लड़ता हूँ। लेकिन मूल लोगों की मेज पर केवल आलू, प्याज और गाजर होते हैं, जो इतना उबाऊ है कि मैंने कंधे उचकाए और वासिलिव की नकल की आवाज, ठीक है कॉमरेड आंद्रे, एक बार जब आपके पास रोटी होगी तो आपके पास सब कुछ होगा। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें पीने के लिए आमंत्रित करूंगा। मैं उनके आलिंगन का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी और अपने हाथ उनकी पीठ के पीछे रख दिए। 4 महीने के लिए यूक्रेन आकर पहले तो मैं काफी डरी हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे अंतरंग भावनाओं को व्यक्त करने के इस स्लाव तरीके की आदत हो गई। हालांकि जब मैं पुरुषों को गले लगाती हूँ, तब भी मुझे असहजता महसूस होती है। लेकिन आंद्रे के लिए यह अलग है। उसके सामने मैं हमेशा खुलकर बोलता और व्यवहार करता हूँ। शायद इसलिए कि वह एक ईमानदार और शांतचित्त व्यक्ति है, इसलिए दूसरों के लिए अपना ध्यान खोना आसान है। रेस्तरां में बहुत भीड़ थी। उनमें से अधिकांश थे विदेशी। स्वदेशी लोग। आंद्रे मुझे भीड़ के बीच से एक अपेक्षाकृत शांत जगह पर ले गया। उस दिन उसने खूब शराब पी और खूब बातें की। उन्होंने अपने माता पिता, भाई बहन और अपने भविष्य के बारे में बात की। आंद्रे ने रूसी शब्दों के साथ मिश्रित अंग्रेजी में बात की। मैं चुपचाप सुनता रहा। दरअसल सामाजिक सुधार अक्सर 2 तरह से होता है, एक शांतिपूर्ण विकास, दूसरा अचानक राजनीतिक परिवर्तन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी विधि लागू की जाती है। जो लोग पीड़ित होते हैं, वे हमेशा समाज के निचले स्तर के सामान्य लोग होते हैं। आंद्रे और उनके परिवार को विघटन से पहले पूर्व सोवियत संघ के जीवन की याद आती है। उस समय रूबल दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक थी। अब रूसी काले बाजार में एक अमेरिकी डॉलर को 400 रूबल में बदला जा सकता है। आंद्रे के परिवार की स्थिति मेरे जैसी ही है। उनके माता पिता दोनों यूक्रेन के सबसे बड़े शिपयार्ड में इंजीनियर हैं और पहले चीन में काम करते थे, इसलिए आंद्रे कुछ सरल चीनी वाक्य भी बोल सकते हैं। सोवियत संघ के विघटन से पहले वे मध्यम वर्ग से संबंधित थे और उनका जीवन आरामदायक था। 1991 के बाद
उनका पारिवारिक जीवन पूरी तरह से बदल गया। कॉलेज में आंद्रे ने पश्चिमी सांस्कृतिक इतिहास में पढ़ाई करना चुना। स्नातक होने के बाद उन्होंने पुलिस में शामिल होने के लिए हर तरह की कोशिश की, क्योंकि पुलिस का पेशा अन्य राज्य एजेंसियों की तुलना में अपेक्षाकृत स्थिर और अधिक सुरक्षित था। आंद्रे को आखिरकार मेरे दिल में सवाल था, समय जब आप मुझसे पहली बार मिले थे तो मैं कैसा दिखता था। मैंने याद करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी याद नहीं आ सका। जो समय मेरी यादों में खाली था वह आखिरकार खत्म हो गया था। बहुत दयनीय। आंद्रे ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों के कोने पर हल्की मुस्कान दिख रही थी। तुम केवल सिसक सकते थे। तुम्हारा शरीर खून से लथपथ था। मुझे लगा कि तुम घायल हो गए हो, इसलिए मैंने एक महिला पुलिस अधिकारी से तुम्हारे लिए खून पोंछने के लिए कहा। तब जाकर पता चला कि आप कुछ भी नहीं थे। उसके बाद मैं आपको पूछताछ कक्ष में ले गया। आपको शायद याद होगा कि आगे क्या हुआ था। आंद्रे के शब्द तंजियानगो के शब्दों के समान हैं। मैं शर्मा गया। क्या बस इतना ही है? क्या घटनास्थल पर कोई अन्य चीनी व्यक्ति नहीं था? उसने क्या कहा? आंद्रे ने मुझे संदेह भरी निगाहों से देखा। अंत में उसने अपना सिर हिलाया। वह बिल्कुल आपके जैसा है। उसने कुछ नहीं कहा। क्या आप उसे जानते हैं? नहीं, मैं बस उत्सुक हूँ। आंद्रे की आंखों में देखते हुए मुझे अचानक थोड़ा दोषी महसूस हुआ। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? सौभाग्य से तुम उसे नहीं जानते, आंद्रे ने धीरे से कहा, अन्यथा हम एक साथ नहीं पी सकते। क्यों? मैंने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। टन हमेशा पुलिस और कर अधिकारियों का निशाना रहा है। वह पुलिस विभाग के अंदर और बाहर रहा है। अनगिनत बार हत्या की गई है। हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए हमें उसे हर बार रिहा करना पड़ता है। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि आंद्रे का मतलब क्या है। आप अपराध विभाग में काम करते हैं। अगर मैं संबंधित मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी तंजियानगो से परिचित हूँ, तो आप मुझसे संपर्क नहीं कर सकते। लेकिन मैं लड़खड़ा गया। हर बार इसके लिए पैसे लगते हैं। आपको लोगों को रिहा करना होगा। ठीक है। आंद्रे ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रही थी। मैं मंद मंद मुस्कुराया। अभी आपने कहा कि आप भ्रष्ट नहीं हैं। पुलिस की नज़र में आप लोग हैं। सही। सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, वह एक वास्तविक अपराध संदिग्ध है। आंद्रे ने बार बार अपना सिर हिलाया। क्या आपने खोई सैक थान क्वान के बारे में सुना है? खोई सैक थान क्वान सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्व सोवियत संघ के देशों को बड़ी मात्रा में सस्ते सामान आयात करने की आवश्यकता थी। कई चीनी व्यापारियों ने चीनी और रूसी सीमाओं के बीच छोटे पैमाने पर व्यापार किया। इस बीच रूसी सीमा शुल्क निकासी प्रक्रियाएं जटिल हैं और टैरिफ अराजक है। आयात को प्रोत्साहित करने और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए रूसी सीमा शुल्क आयोग सीमा शुल्क कंपनियों को आयात प्रक्रियाओं को पूरा करने की अनुमति देता है। सीमा शुल्क, ताकि वे पूरे शिपमेंट पर कर की गणना कर सकें। बाद में सीमा शुल्क को रिपोर्ट करने की यह विधि समुद्र, रेल और सड़क दोनों पर लागू की गई, जिसे सामूहिक रूप से खोई सैक थान क्वान के रूप में जाना जाता है। टन के पास ऐसा थान क्वान है कंपनी। वह व्यापारियों को कर चोरी और तस्करी के सामान आयात करने में मदद करता है। तो क्या? मैंने आंद्रे की ओर देखा। आंद्रे मेरी प्रतिक्रिया पर बेहद आश्चर्यचकित दिखे, दाएं या बाएं की परवाह किए बिना। वह करीब आया। उसकी सुनहरी भूरी भौहों के नीचे ठंडी नीली आंखें थी। माई, तुम बहुत बचकानी हो। मुझे पता है कि वह तुम्हारा हमवतन है, लेकिन हम यूक्रेनी क्षेत्र में रहते हैं। यदि तुम कानून तोड़ोगे तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया और आंद्रे से कुछ नहीं कहा। कहो कि मैं बचकाना हूँ। वास्तव में तुम भोले हो।
पूर्व सोवियत संघ। आयातित सामान महंगे और सस्ते के बीच अंतर नहीं करते, लेकिन पूरे शिपमेंट के अनुसार कर लगाया जाता है। बिना किसी सीमा शुल्क निकासी दस्तावेजों के इन देशों में माल आयात करने के बाद माल मालिक को बोझ उठाना होगा। हालांकि मुझे अंदर की कहानी नहीं पता है, मैं गुणों का अनुमान लगा सकता हूँ। यह कंपनी मूल रूप से शक्तिशाली अधिकारियों द्वारा समर्थित है। दूसरे शब्दों में, यदि यूक्रेन में स्थानीय अधिकारी आंखें नहीं मूंदते हैं, तो यूक्रेन में व्यवसायी हर बार खोई सैक थान क्वान पर अपने दांत पीसते हैं, उल्लेख किया गया है। लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। यदि वे सामान्य क्रम में आयात करते हैं, तो उत्पाद पर 300% कर लगाया जाएगा। व्यापारी सस्ते माल का व्यापार करते हैं। यदि वे शॉर्टकट से नहीं चलते हैं, तो उनके पास पीने के लिए उत्तर पूर्वी हवा का पानी ही होता है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि टन जियानगो यह काम करेगा। पहले मैंने सोचा था कि वह एक व्यापारी है, थोक के लिए सामान आयात करने में माहिर। यह महसूस करते हुए कि मैं नाखुश हूँ, आंद्रे ने और कुछ नहीं कहा। रेस्तरां में एक पुराना गाना मिडलर ट्री बज गया, जिसने अचानक मुझे माता पिता की याद दिला दी। जब मैं छोटा था, मेरे पिता अक्सर अकॉर्डियन बजाते थे और कुछ सोवियत गाने बजाकर मेरी माँ को आकर्षित करते थे। मैं इस गीत को तब से याद करता हूँ, जब मैं एक बच्चा था। मैंने अपना शरीर हिलाया और संगीत के साथ गाया। सफेद मिडलर का पेड़ घने रूप से खिलता है। मेरा प्यारा नागफनी का पेड़ इतना उदास क्यों है? मुझे अपना मजाक उड़ाते देख आंद्रे को राहत महसूस हुई। उसने अपना सिर उठाया और मुझसे पूछा, माई, आपके चीनी नाम का क्या मतलब है? मैंने अपना बियर का गिलास उठाया और मुस्कुराया। अनुमान लगाने की कोशिश करो। मेई, जिसका उच्चारण में जैसा है। उसने अपना सिर झुकाया और सोचा, क्या यह मई है या गर्मी का दिन? गलत। मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। अनुमान लगाने की कोशिश करें। मई में यूक्रेन में किस तरह का फूल खिलता है? आंद्रे ने छत की ओर देखा और बेतरतीब ढंग से अनुमान लगाना शुरू कर दिया। सूरजमुखी। शराब मेरे शरीर में फैलने लगी। मुझे हल्कापन और बहुत उत्साहित मूड महसूस हुआ। मैं अचानक जोर से हंसा। यह सही नहीं है। अनुमान लगाते रहो। क्या यह गुलाब हो सकता है? मुझे सिर हिलाते देख आंद्रे ने मेरे गाल को सहलाने के लिए अपना हाथ उठाया। नाम बहुत सुंदर है, तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त है। मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ और मैंने उसका हाथ छीन लिया। आंद्रे, तुम नशे में हो। आंद्रे ने फिर भी हठपूर्वक मेरे चेहरे को सहलाया। माई, क्या आप मुझे यह कहने की इजाजत दे सकती हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? मैं उठ खड़ा हुआ। मैं थक गया हूँ। क्षमा करें, मैं घर जाना चाहता हूँ। आंद्रे स्तब्ध रह गया। फिर उसे समझ आया कि मेरा मतलब क्या है। उसके चेहरे पर उदासी झलक रही थी। उन्होंने वेटर को पैसे देने के लिए बुलाने से पहले अपनी बाहें नीचे कर लीं और काफी देर तक मेरी तरफ देखते रहे, लेकिन मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया। आप बियर पीने के बाद गाड़ी नहीं चला सकते, इसलिए हम रेस्तरां के दरवाजे पर ही अलग हो गए। आंद्रे ने यह नहीं कहा कि मुझे घर ले चलो या अलविदा कहो। वह अकेला चला गया। मुझे लगा कि वह सचमुच नशे में है। मुझे उसके साथ अपनी दोस्ती खोने का भी दुख था। लेकिन जिस व्यक्ति ने मेरा दिल धड़काया वह नहीं था। हैलोवीन की रात के बाद मैं अक्सर अनजाने में उस स्थान पर बैठ जाता था जहां वह बैठा था और उसके हर हाव भाव और शब्द को याद करता था। यह स्पष्ट रूप से जानते हुए कि वह वही है जो ड्यू के दिल का दर्द पैदा कर रहा है। मैं अपने दिल को रोक नहीं सका। इस समय कुछ पैदल यात्री थे, इसलिए मैंने अपना कोट कसकर खींच लिया और धीरे धीरे घर चला गया। मुझे अचानक अपने चेहरे पर ठंडक महसूस हुई। पता चला कि बर्फ गिर रही थी। बर्फ के टुकड़े हवा में लहरा रहे थे, अविश्वसनीय रूप से नरम।
मैंने अपना सिर उठाया, मेरी नाक अचानक चुभने लगी। मुझे अचानक घर की याद आई। बीजिंग छूट गया। ओडेसा दक्षिणी यूक्रेन में स्थित है। क्योंकि यह कार्पेथियन पहाड़ों से अवरुद्ध है, इसलिए यह साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा से प्रभावित नहीं होता है। इस जगह पर बीजिंग जितनी ठंडी हवा नहीं है, लेकिन ओडेसा लगातार 3 महीने तक बर्फ की मोटी परत से ढका रहता था। शहर में एक के बाद एक बड़ी बर्फबारी हुई और अगले साल मार्च तक बर्फ नहीं पिघली, इसलिए यहाँ सर्दी लोगों को बेहद अकेलापन महसूस कराती है। दिसंबर में प्रवेश करते हुए पश्चिम में क्रिसमस का माहौल और अधिक सघन हो जाता है। क्रिसमस से लगभग आधे महीने पहले चीन में टेट की छुट्टी की तरह अकादमी में माहौल पूरी तरह से आरामदायक होता है। पियानो अभ्यास कक्ष, जो आम तौर पर लोगों से खचाखच भरा रहता था, अचानक शांत हो गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने पियानो का अभ्यास करने का अवसर उठाया, इसलिए मैं बाद में घर आया और हैलोवीन के बाद बान ड्यू ड्यू कुछ समय के लिए उदास था, अक्सर पूरे दिन घर पर रहता था। कई बार मैं स्कूल से घर आया और उसे सोफे पर लेटे हुए कैमरे के सामने एक्टक देखते हुए देखा। कभी टीवी समाचार प्रसारित करता है तो कभी गेम शो चलाता है। ड्यू ड्यू ने आवाज चालू नहीं की, केवल टीवी की रोशनी उसके चकित चेहरे पर टिमटिमा रही थी। पिछले 2 हफ्तों तक ड्यू ड्यू सामान्य स्थिति में नहीं लौटा था। उसने अपना समृद्ध जीवन शुरू किया, हर रात सुंदर मेकअप किया और कई अलग अलग पुरुषों के साथ डेटिंग की। नीचे की मंजिल पर मर्सिडीज से लेकर पोर्शे तक कारें उसका इंतजार कर रही थीं, एक कार शो की तरह जो फिर कभी नहीं हुआ। हालांकि मुझे काली BMW दोबारा नहीं दिखी। मुझे सावधानी से ड्यू ड्यू से पूछने का मौका मिला, उस शाम के बाद, क्या टन जियान गो तुम्हें ढूंढने आया था? उसने तुरंत मुस्कुराते हुए पूछा, अब से मेरे सामने इस व्यक्ति का जिक्र मत करो। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे यह भी पता था कि मैं किसी बात की चिंता नहीं कर रहा हूँ। मैंने तुरंत अपना गला साफ किया और खुद को याद दिलाया कि मैं भविष्य में उसे टन जियान गो से संबंधित कुछ भी नहीं बताऊंगा। एक दिन मैं स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ छुट्टियों पर कहाँ जाना है, इस पर बातचीत कर रहा था। एक महिला सहपाठी मेरे पास आई और बोली, दोस्त, बाहर एक बहुत सुंदर लड़का तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे लगा कि यह आंद्रे है। जब से हमने रेस्तरां में ब्रेकअप किया है, उसने लगभग 1 महीने तक मुझसे संपर्क नहीं किया है। इसलिए मैं खुशी खुशी उसे ढूंढने के लिए बाहर भागा। पियानो अभ्यास कक्ष के दरवाजे के बाहर एक लंबी काली चमड़े की जैकेट पहने हुए एक आदमी मेरी ओर पीठ करके खड़ा था। उसके सामने की स्ट्रीट लाइट उसकी ओर चमक रही थी, जिससे उसका लंबा, सुडौल शरीर उजागर हो रहा था, जैसे मंच की सारी लाइटें उसी पर केंद्रित थीं। मैंने अपनी गति धीमी कर दी। यह आंद्रे नहीं था। आंद्रे एक साधारण लड़का है जो हमेशा एक कॉलेज छात्र की तरह कपड़े पहनता है, और यह आदमी पीछे से देखकर भी बता सकता है कि वह एक स्टाइलिश व्यक्ति है। मैंने तुरंत चलना बंद कर दिया। शायद मेरे द्वारा उठाए गए कदमों ने उसे चौंका दिया था। वह धीरे धीरे घूमा। उसका सुंदर चेहरा किसी मूर्ति जैसा और सर्दियों की रात जैसी काली आंखें धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने आने लगी। वह व्यक्ति जो मुझे ढूंढ रहा था वह टोन जियान गो था। मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे दिल में एक अवर्णनीय खुशी क्यों प्रकट हुई। हालो, वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। मैं कर्ज लेने आया था। तुम भूल तो नहीं गए कि तुमने मुझ पर क्या एहसान जताया है? आपके सामने खड़े होकर मैं अचानक निःशब्द महसूस करता हूँ। ड्यू ड्यू की चेतावनी मेरे कानों में पड़ी, लेकिन मैंने सोचा कि सिर्फ एक बार खाना खाना ठीक रहेगा, और यह सच है कि मुझ पर अभी भी उसका बकाया है। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार मैं आज्ञाकारी रूप से उसके पीछे कार तक गया। टन जियान गो मुझे एकातेरिना 2
रानी एकाटेरिना टू 1729-1796 की प्राचीन स्थापत्य शैली में बने एक निजी क्लब में ले गया, जहां से उसने रूसी साम्राज्य पर शासन करना शुरू किया 1762 से उनकी मृत्यु तक। 18वीं शताब्दी में रूस को यूरोप में एक महान शक्ति बनाने में उनका महान योगदान था। गर्म पर्दे और उचित प्रकाश व्यवस्था इंटीरियर को एक शानदार लेकिन परिष्कृत शैली प्रदान करती है। मैं रुक गया, स्थिर खड़ा रहा और अंदर जाने से इनकार करते हुए अजीब लगा। तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हें इस जगह पर आमंत्रित नहीं कर सकता, मैंने ईमानदारी से उत्तर दिया। आपने मुझे आमंत्रित किया? वह जोर से हंसा। क्या आप मेरा अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं वास्तव में आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तन जियानगो ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने मेरा हाथ खींचा और सीधे अंदर चला गया। मुस्कुराता हुआ वेटर मेरा स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। इस बार मैंने आज्ञाकारी ढंग से अपना कोट खोल दिया, जिससे वेटर को मेरी शर्ट और टोपी उतारने और लॉकर में लटकाने में मदद मिली। अगली मेज पर कोई नमस्ते कहने के लिए आया। जियानगो के परिचित, मार्क, बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें मेरी ओर घुमाईं और मुस्कुराया। आपने फिर से अपना मन बदल लिया है? आप जितना अधिक खेलते हैं, उतना अधिक पिछड़े क्यों हो जाते हैं? अरे, तुमने जानबूझकर मुझे शर्मिंदा किया, है ना? मैं केवल अपना सिर घुमा सकता था और दीवार पर लटकी पेंटिंग का आनंद लेने का नाटक कर सकता था। जब भोजन परोसा गया, तो टन जियानगो ने मुश्किल से अपनी चॉपस्टिक हिलाई। वह मुझसे कहता रहा, इस व्यंजन को आजमाएं, यह एक विशिष्ट यूक्रेनी व्यंजन है। इसका स्वाद कैसा है? यह स्वादिष्ट है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस सामग्री से बना है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी नहीं पता। केवल यह पता है रूसी भाषा के रूप में उसने अपनी जीभ घुमाई और एक अजीब शब्दांश बनाया। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। आप एक रूसी प्रमुख से हैं, है ना? नहीं, मैं स्व सिखाया गया हूँ। मैं इस बुरी जगह पर 7 साल से हूँ और मैं 8 साल के प्रतिरोध का सामना करने वाला हूँ। मैंने चाकू और कांटा नीचे रख दिया और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आप इस जगह पर हैं 7 साल के लिए? बस यही जगह? इसमें अजीब क्या है? टन जियानगो ने सिगरेट जलाई। वहाँ खाली मत बैठो, जल्दी से खाओ। क्या तुम्हें और मछली सॉस चाहिए? मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, नहीं। मैं शायद जीवन भर उस कच्ची मछली के पकवान का मछली जैसा स्वाद नहीं भूलूंगा। अन्य चीजें मायने नहीं रखतीं, केवल भोजन और पेय मेरे स्वाद के लिए उपयुक्त नहीं है। क्योंकि टन जियानगो यहाँ 7 साल से रह रहे हैं, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। केक परोसे जाने की प्रतीक्षा में टन जियानगो ने मेरे सामने एक सुंदर पैक किया हुआ डिब्बा रखा। मैंने देखा 2 प्रसिद्ध अक्षर CD। फैशन पत्रिकाओं में अनगिनत बार देखा। बॉक्स खोलकर देखा तो अंदर अलग अलग आकार की 6 छोटी इत्र की बोतलें थी। मुझे नहीं पता कि कौन सी आपके लिए सही है। उन सभी को आजमाएं, चमचमाती कांच की बोतलों को छूते हुए। हालांकि मुझे पता था कि यह असंतोषजनक है, मैं उन्हें वापस करना बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं बेहद उलझन में था। कौन सी लड़की पानी का उपयोग नहीं करती है? वह विपरीत दिशा से झुका और थपथपाया मेरे हाथ के पीछे। बेबी, तुम्हें अपनी खुद की अनोखी खुशबू बनाना सीखना चाहिए। इस कथन ने मेरे दिल को छू लिया। ड्यूड, यू ने एक बार ऐसा ही कुछ कहा था। उसने कहा, जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो वह सुगंध अभी भी बनी रहती है जो दिल में जाती है। वह आदमी पर गहरी छाप छोड़ती है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। एक पल झिझकने के बाद मैंने परफ्यूम का डिब्बा लौटाने का फैसला किया। इस दुनिया में कोई मुफ्त लंच नहीं है। मुझे यह भी नहीं पता कि आज के डिनर की कीमत क्या है। यह लड़की इतनी विनम्र क्यों है? टन जियानगो अधीर दिख रही थी। उसने मेरा बैकपैक पकड़ लिया और इत्र का डिब्बा अंदर भर दिया।
इस समय संघर्ष करना बहुत अच्छा नहीं होगा। मुझे उसे देखकर मुस्कुराना पड़ा। धन्यवाद। जब मैं दरवाजे से बाहर गया तो टन जियानगो ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अपना हाथ उसके हाथ में छोड़ दिया। मेरा चेहरा गर्म था। उसकी हथेली गर्म और खुरदरी दोनों थी। उस पर कुछ मोटी मोटी कॉलस नहीं थी। मैंने अपनी उंगलियों से कॉलस को खरोंचा। यह क्या है? लोगों की सेवा करने वाले एक कार्यकर्ता का हाथ। उसकी भौहें आठ हो गई। मेरे पिता थोई ट्रुएन डोंग हैं। क्या आप नहीं जानते? समय। किस समय? मैंने अभी तक नाम नहीं सुना है। थी ट्रुएन डोंग था। एक परिवार में पैदा हुआ वह एक गरीब किसान थे और 14 साल की उम्र में खाद बीनने का काम करने के लिए बीजिंग आए थे। कठिनाई से न डरने की उनकी भावना की पार्टी और लोगों ने प्रशंसा की। 1952 से उन्होंने बीजिंग शहर के सफाई कर्मचारियों के लिए काम किया और उत्कृष्ट श्रम का एक राष्ट्रीय उदाहरण बन गए। टन जियानगो ने अपने पैर पटकते हुए आह भरी। हे भगवान, मैं कैसे भूल सकता हूँ? यहाँ आओ, मुझे अपना ज्ञान मिटा दो। थोई ट्रुएन डोंग 1975 में एक कामकाजी उदाहरण बन गया। यह सही है। उस समय मैं अभी भी छोटा था। उसका व्यवसाय मलमूत्र निकालना था। यह क्या है? जब से मैं बच्चा था मैंने हजारों घरों में उसका अनुसरण किया है। शी। यह महसूस करने के बाद कि वह मेरे साथ मजाक कर रहा है, मैंने तुरंत अपना हाथ उसके हाथ से छीन लिया और तेजी से आगे बढ़ गया। गुस्सा मत करो। टन जियानगो ने मेरा पीछा किया, मुस्कुराया और मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं सच कह रहा हूँ। मुझे जिम मशीन ने कुचल दिया था। ठीक है। इससे पहले कि मैं बोल पाता, मेरे बगल में दो स्थानीय बच्चे थे। सालों का बच्चा टन जियानगो की शर्ट खींचने के लिए दौड़ा। अंकल। बच्चे की आवाज बहुत प्यारी है। क्या आप एक रियरव्यू मिरर खरीदना चाहते हैं? प्रत्येक $50। एक बच्चे ने अपना हाथ उठाया और उसे एक रियरव्यू मिरर दिखाया। नहीं। टन जियानगो ने अपना हाथ लहराया और मेरे लिए कार का दरवाजा खोलने के लिए चाबी निकाली। इसे खरीदो। कीमत अविश्वसनीय रूप से कम है। यदि आप इसे नहीं खरीदते हैं तो आपको इसका पछतावा होगा। दोनों बच्चे अभी भी टन जियानगो से चिपके हुए थे और जाने नहीं दे रहे थे। चले जाओ, उन्होंने भयंकर रूप दिखाया। यदि नहीं तो मैं तुम्हें स्टेशन ले जाने के लिए पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस का जिक्र करते हुए दोनों बच्चों ने तुरंत जाने दिया और इधर उधर देखने लगे। उस अवसर का लाभ उठाते हुए टन जियानगो ने दोनों बच्चों को धक्का दिया और कार में बैठ गई। दरवाजा बंद करने और कार स्टार्ट करने के बाद उन्होंने कहा, आप नहीं जानते, ये बच्चे विशेष रूप से अप्रिय हैं। उसने अचानक आवाज उठाई। मुझे तुरंत पता चल गया यह किस तरह का कुत्ता है। मैं पीछे मुड़ा और तुरंत हंस पड़ा। पता चला कि उनकी कार के दोनों तरफ के रियरव्यू मिरर गायब हो गए थे। टन जियानगो ने कार के दरवाजे को धक्का दिया और रूसी में चिल्लाया, वे दो लोग, जल्दी से यहाँ वापस आओ। उसका रौद्र रूप देखकर दोनों बच्चे इतने डर गए कि भाग गए। लेकिन वे छोटे और छोटे पैर वाले थे, इसलिए उन्हें तुरंत टन जियानगो ने पकड़ लिया और कॉलर द्वारा वापस ले आए। थोड़ी देर की सौदेबाजी के बाद टन जियानगो को अंततः अपने दो रियरव्यू मिरर को छुड़ाने के लिए $30 खर्च करने पड़े। जब वह शीशा वापस कार में ले गया तो वह इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं हंसते हुए कुर्सी पर बैठ गया और हांफते हुए कहा, यह सौदा बहुत अच्छा सौदा है। यदि आप एक नया खरीदते हैं तो एक BMW, इसकी कीमत कम से कम $100 होनी चाहिए। टन जियानगो का चेहरा धीरे धीरे नरम हो गया। उसने मेरे गाल पर चुटकी काटने के लिए अपना हाथ उठाया। आपकी मुस्कान के लिए $30 बदले जा सकते हैं। यह इसके लायक है। मैं फिर भी बिना बोले बस मुस्कुरा दिया। दोनों बच्चे पैसे लेकर भाग गए। कुछ ही दूरी पर
लगभग 15 या 16 साल के कुछ स्थानीय किशोर थे। वे स्पष्ट रूप से अपराधी थे। इन कमीनों ने मुझ पर हमला किया। मैंने इसे कई बार खेला है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने अभी अभी वह परिचित दर्पण देखा है। मैं जिया नगो मुझे घर ले गया। कार शहर की कई सड़कों से होकर गुजरी। स्ट्रीट लाइट की 2 पंक्तियां उल्काओं की तरह गुजरी। टन जियान गो की सुंदर प्रोफाइल को देखते हुए मेरे होठों पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मुझे देखकर ही मेरा दिल धड़कने लगता है। यह पहली बार है जब मुझे यह एहसास हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। मुझे उम्मीद है कि मैं इसका कारण जान सकता हूँ। क्या यह प्यार की भावना है? जब आप वास्तव में किसी से प्यार करते हैं तो आपको कारणों या तार्किक तर्क की आवश्यकता नहीं होगी। टन जियान गो ने मेरी ओर देखा। आप अचानक इतने शांत क्यों हैं? मुझे नहीं पता कि क्या कहना है, उसने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा। क्या आप बीजिंग से हैं? हाँ। संगीत हाई स्कूल से स्नातक? हाँ। क्या आप हाँ के अलावा अन्य शब्द जानते हैं? मैंने उसकी ओर देखा। आपका पासपोर्ट मैंने देखा। बानदुई दुई और मैं दोस्त हूँ। मैं यह पहले से ही जानता हूँ। क्या पूछना शब्दों की बर्बादी है? टन जियान गो ने अपने होंठ चबाते हुए कहा। मैं बात करने के लिए एक विषय ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। ठीक है, मुझसे पूछने की आपकी बारी है। दूसरे लोग आपको मार्क कहते हैं। क्या यह आपका अंग्रेजी नाम है? मैंने पूछा। हाँ। उसने भी मेरे जैसा ही उत्तर दिया। क्यों मार्क? क्या कोई किंवदंती है? मेरा अंग्रेजी नाम जय था। मैं असहमत था और मार्क नाम लेने पर जोर दिया। क्यों? अंत में, क्यों? मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। क्योंकि उसने धीरे से उत्तर दिया। उस समय ब्रिटिश पाउंड और अमेरिकी डॉलर गिर गए थे। केवल जर्मन चिन्ह स्थिर था। क्राइम टीचर की दया। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की। मेरी हंसी। क्या वह तुमसे नाराज है? टन जियान गो ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। नहीं। शिक्षिका अक्सर मुझसे चिढ़ती है, इसलिए उसे इसकी आदत हो गई है। आप नहीं जानते, प्राथमिक विद्यालय से लेकर कॉलेज तक बहुत कम शिक्षक मुझे पसंद करते थे। जब भी अभिभावक शिक्षक बैठक होती है, मेरे परिवार में कोई भी भाग नहीं लेना चाहता, क्योंकि हर बार मुझे बैठक में एक बुरा उदाहरण पेश किया जाता है। क्या होगा यदि शिक्षक भाग लेने पर जोर दे? तब सभी ने मेरे दादाजी को जाने दिया। आखिरकार मेरे दादाजी बहरे हैं, इसलिए शिक्षक जो कुछ भी कहते हैं उसे वह समझ नहीं पाते हैं। हे भगवान, शायद अतीत के शिक्षक धूप नहीं जलाते थे, इसलिए उन्हें आप जैसे छात्रों का सामना करना पड़ा। मुझे अपनी हंसी रोकने के लिए अपने हाथों को मुट्ठियों में बंद करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करना पड़ा। अगर यह मेरे लिए नहीं होता तो उनका शिक्षण जीवन शायद बहुत उबाऊ होता। एस हाई स्कूल के एक साहित्य शिक्षक मुझे अब भी याद करते हैं। एक बार अंतिम परीक्षा में प्राचीन साहित्य में रिक्त स्थान भरने को कहा गया। उपरोक्त उपवाक्य विष और अच्छे शरीर का एक ही सिद्धांत है। ओह, क्या आप जानते हैं अगला भाग क्या है? अच्छे लोगों के साथ महान व्यक्ति के बारे में मेंसियस का कथन, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य अच्छी तरह से करना चाहिए। क्या यह दुनिया में फुटैक और उसके जैसा कुछ नहीं है? क्या क्या है? मैंने सीधे वाक्य फुटैक रखैले और रखैलें भर दिया। यदि आप अमीर हैं तो आपके पास रखैलों का एक समूह है। शिक्षिका इतनी गुस्से में थी कि उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा कि इस जीवन में मुझसे मिलना उद्घाटन जैसा होगा। उसकी आंखें। मैं इतना हंसा कि मेरा पूरा शरीर कांप गया। तुम्हारे माता पिता तुम्हें नियंत्रित नहीं करते, मेरी माँ? टन जियान गो ने कंधे उचकाए। मेरी माँ मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। उस समय, क्योंकि मैं द कॉन्डोर हीरो
देखने के लिए शाम के स्व अध्ययन सत्र को छोड़ना चाहता था। मैंने पूरा दिन शिकायत करने के लिए अपनी माँ की तलाश में बिताया। मेरी माँ परेशानी से डरती थी, इसलिए उन्होंने मेरे लिए स्कूल की छुट्टी के आवेदनों का एक पूरा सेट लिख दिया। जब मैं उनका उपयोग करता था तो मुझे बस तारीख भरने की जरूरत होती थी और दुनिया के सभी प्रकार के बहाने सामने आ जाते थे। एक सेमेस्टर में मुझे 7 या 8 बार तेज बुखार आया, जिससे होमरूम शिक्षक यह सोचकर बहुत डर गए कि मुझे ल्यूकेमिया है। मैंने अपने सामने घड़ी थपथपाई और आंखों में आंसू लेकर हंसा। आप अभी भी प्रवेश परीक्षा पास कर सकते हैं, उस तरह सीखो। यह बहुत अनुचित है, तन जियान-गो ने गर्व से कहा। इसके बारे में बात करते हुए, उस वर्ष मैंने भी विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा उत्तम अंकों के साथ उत्तीर्ण की, जिससे पूरे स्कूल में हलचल मच गई। अपार्टमेंट परिसर के पास उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। तन जियान-गो ने अचानक ब्रेक लगा दिया। मेरे पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, इसलिए मैंने आगे की ओर कदम बढ़ाया। मेरा सिर लगभग खिड़की से टकरा रहा था। मैंने पूछा। तन जियान-गो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ध्यान से सामने कहीं देखा। उसका चेहरा आश्चर्यचकित और संदेह से भरा था, जैसे कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उसकी आंखों का पीछा किया और देखा कि एक काली मर्सिडीज खड़ी थी जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में मैं रहता था। उसके नीचे कार की लाइटें चमक रही थी और 3 अक्षरों TTT से शुरू होने वाली लाइसेंस प्लेट बहुत उभरी हुई थी। एक पुरुष और महिला एक दूसरे को जोश से चूम रहे थे, लगभग कार के हुड पर लेटी हुई। अंधेरी रात में कमर तक लंबे बाल और खूबसूरत फूल जैसी शरीर वाली लड़की ड्यू ड्यू नहीं थी, और कार के इंजन की आवाज कौन सुन सकता था। वह हमारी कार की ओर मुड़ गई। दूर से उसका चेहरा धुंधला और अस्पष्ट था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। फिर ड्यू ड्यू ने मुड़कर उस आदमी को चूम लिया। मैंने चुपके से टोन जियान-गो की ओर देखा। उसका चेहरा भद्दा था। मैं इतना भयभीत हो गया कि एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। मैं केवल चुप रह सका। एक क्षण बाद उसने अचानक गाड़ी घुमाई और विपरीत दिशा में चला गया। कर रहे हो तो? मैं जल्दी से चिल्लाया। मैं यहाँ हूँ, कृपया मुझे नीचे आने दो। तन जियान-गो ने मेरी बात नहीं सुनी। वह अपार्टमेंट परिसर से दूर चला गया। थोड़ी देर बाद वह सड़क के किनारे रुक गया, इंजन बंद कर दिया और एक सिगरेट जलाई। कभी-कभी एक कार गुजरती थी। उसकी हेडलाइट्स तन जियान-गो के भावहीन चेहरे को रोशन करती थीं। तभी मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आया कि ड्यू ड्यू ने जानबूझकर उसे अंतिम रोमांचक दृश्य देखने दिया। तन जियान-गो के मन में स्पष्ट रूप से ड्यू ड्यू के लिए भावनाएं हैं, तो मेरे लिए यहाँ होने का क्या मतलब है। मैंने टन जियान-गो को अलविदा कहने के लिए कार का दरवाजा खोला। मैं घर जा रहा हूँ। शायद मुझे संदेह है, ऐसी ही अभिव्यक्ति ड्यू ड्यू के चेहरे पर दिखाई देती है। ऐसे उत्कृष्ट युवा पुरुष और महिला, वे एक दूसरे के लिए एकदम उपयुक्त हैं। मैं ड्यू ड्यू से तुलना नहीं कर सकता, नहीं, वह इतना मूर्ख है। मन बहलाना किसी और का। बस 1 दर्जन मीटर की दूरी पर तन जियान-गो ने मेरा पीछा किया और मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम्हें क्या हुआ है? कार में बैठो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। मैं अनिच्छा से मुस्कुराया। आपके रात्रिभोज के लिए धन्यवाद। मैं अकेले घर जा सकता हूँ। तन जियान-गो ने मेरा कंधा पकड़ा और मुझे घुमाया। यह ठीक है, यह ठीक है। तुम्हारा अचानक यह रवैया क्यों हो गया? क्या मैंने आपको अपमानित किया? नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ। क्या सभी चीनी लड़कियां ऐसी ही होती हैं? तन जियान-गो अधीर दिखे। अगले व्यक्ति की सेवा करना पिछले वाले की तुलना में और भी कठिन है। मैं मुस्कुराया। हेलो। इस बार तन जियान-गो ने मेरा पीछा नहीं किया। मैं काफी देर तक सड़क पर चलता रहा। मौसम बेहद ठंडा था। हर सांस के साथ सफेद धुआं उड़ रहा था।
मैं हंसना चाहता था लेकिन मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। मैं था ग्लत। मैं अंधेरी रात में आवाज से मोहित हो गया था। एक दूर का सपना देखा और एक भ्रम था जो मुझे नहीं होना चाहिए था। यह ऐसा था जैसे मैं प्याज की परत दर परत छील रहा था जब तक कि मेरी आंखों में चुभन और पानी नहीं था। जब मैं पहुंचा तो अंदर से मुझे खुशी हुई। घर पर कमरे में अंधेरा था। ड्यू ड्यू अभी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं लाइट चालू नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अंधेरे में टटोलकर अपने लिए एक गिलास वोदका डाला और फिर धीरे धीरे सब पी लिया। मुझे एहसास हुआ कि ड्यू ड्यू हमेशा घर पर यह स्ट्रॉन्ग ड्रिंक क्यों पीता था। मैं सोफे पर सो गया। अगली सुबह जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो ड्यू ड्यू का दरवाजा अभी भी बंद था। मैं जल्दी से ब्रश करने गया। मैं अपने दांत धोता हूँ और स्कूल जाने के लिए कपड़े बदलता हूँ क्योंकि शराब अभी भी खत्म नहीं हुई है। मेरा सिर अभी भी सूखा हुआ है, दर्द हथौड़े की तरह था। दर्पण में एक सुस्त चेहरा दिखाई दिया। आंखों के चारों ओर काले घेरे इतने डरावने थे कि मैंने कसम खा ली कि मैं भविष्य में फिर कभी शराब को नहीं छूऊंगा। कक्षा के बीच में मेरे बैकपैक में सेल फोन कंपन हुआ। मैं फोन का जवाब देने के लिए बाहर गया। दूसरी तरफ का व्यक्ति बांध दुए दुए था। वह पुलिस स्टेशन में थी। ट्रायू माई, मुझे फिरौती देने के लिए कुछ पैसे लाओ। ड्यू ड्यू की आवाज कर्कश और थकी हुई थी, हमेशा की तरह स्पष्ट नहीं। मैं चौंक गया। फोन लगभग जमीन पर गिर गया। ड्यू ड्यू, क्या हुआ? उसने दुखी स्वर में कहा। तुम आओ और बाद में बात करो। तुम मेरा इंतजार करो। मैंने फोन रख दिया और इतनी जल्दी में था कि मेरे पास अपनी किताबें अपने बैग में रखने का समय नहीं था। मैंने बस अपना बटुआ और पासपोर्ट लिया और स्कूल के गेट से बाहर भाग गया। ओडेसा की सड़कों पर टैक्सियां दुर्लभ थी। मैंने पैसे का मोलभाव करने के लिए एक निजी कार रोकी, फिर पैसे निकालने के लिए बैंक गया, फिर पुलिस विभाग गया। रास्ते में मैं आंद्रे को फोन करना नहीं भूला। आंद्रे, क्या तुम मुझसे पूछोगे क्या हुआ? पुलिस विभाग में पहुंचकर आंद्रे पुलिस की वर्दी पहने हुए गेट पर मेरा इंतजार कर रहा था। मैं कार से बाहर कूदा और तेजी से उसकी ओर भागा। आंद्रे ने मुझे उठाया और अंदर ले गया। उन्होंने मुझे संक्षेप में बताया, आधी रात में दो लोगों में बहस हुई। लड़की ने घर जलाने की कोशिश की। पड़ोसियों ने पुलिस बुला ली। ड्यू ड्यू ने घर जला दिया। दूसरा व्यक्ति वह कौन है? आंद्रे ने उत्तर नहीं दिया लेकिन अपना चेहरा दालान की शुरुआत की ओर कर दिया। मैंने अप्रत्याशित रूप से टन जियान गो को देखा। टन जियान गो मुंह में सिगरेट दबाए दीवार के सामने निश्चल खड़ा था। उसका कंधा मेडिकल पट्टी से ढका हुआ था और उसकी शर्ट खून के धब्बों से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर नाखून खुजलाने से कुछ खरोंचें आ गईं। मैंने टन जियान गो की ओर देखा। मेरा दिल अचानक दुख गया। मैं क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। यहाँ आने का उद्देश्य भूल गया। जब तक आंद्रे मेरे बगल में नहीं था और मुझे याद दिलाया, माई, तुम्हें क्या हुआ? मैं होश में आया। बान ड्यू ड्यू कहाँ है? वह अभी भी वहीं है, अंदर। पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। आंद्रे ने जटिल गारंटी प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन किया। मैं यह पूछे बिना नहीं रह सका, उस आदमी को ये चीजें क्यों नहीं करनी पड़ती? मिस ट्रू, आपके मित्र ने पहले किसी को घायल किया। उसके दोस्त ने भी घर को जलाने की साजिश रची ताकि वह उसके साथ मर सके। गैस रिसाव के कारण अपार्टमेंट लगभग फट गया। एक महिला पुलिस अधिकारी ने मुझे उत्तर दिया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस पर मुकदमा करना है? मैं तुरंत अवाक रह गया। चुपचाप पैसे चुका दिए और हस्ताक्षर कर दिए। क्या ऐसा करना उचित है, ड्यू ड्यू? मैंने अपने दिल में सोचा, क्या मुझे इस हद तक परेशानी पैदा करनी है कि दोनों पक्षों को नुकसान हो? फिर भी दूसरों की नज़र में यह है संबंधित नहीं। अधिकारी, आपने जो किया वह सिर्फ एक मजाक था। जब मैंने प्रक्रिया पूरी कर ली
तो एक महिला पुलिस अधिकारी रात की नींद हराम करने के बाद ड्यू को बाहर ले गई। वह बहुत थकी हुई लग रही थी। उसकी ठुड्डी नुकीली थी और उसकी 2 आंखें खाली थी। तुम्हें कुछ शब्द सिखाओ, लेकिन देखो उसे इस तरह देखकर मैं कुछ नहीं कह सका। मुझे देखकर ड्यू की आंखों में शर्म की चमक आ गई, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। उसने जिद करके अपना सिर ऊंचा किया। मैंने आंद्रे को धन्यवाद देने के लिए मुड़कर कहा, प्यार से अलविदा। मैं एक महिला की तरह होने के लिए आंद्रे पर हंसा, लेकिन वास्तव में मैं अभी भी शर्मिंदा था, क्योंकि आंद्रे जैसे स्थानीय युवाओं के साथ दुखी, खुश या नाराज होने का फायदा है। सारा गुस्सा बाहर व्यक्त होता है। वे चीनियों की तरह एक बात नहीं कहते और कुछ और सोचते हैं। मैंने ड्यू को जाने में मदद की, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि टन जियान गो गेट के बाहर इंतजार कर रहा होगा। घर वह करीब आया। चले जाओ, ड्यू ने फुसफुसाया। उसका लहजा विनम्र नहीं था। बैंग ड्यू। टन जियान गो ने भौहें चढ़ा दीं। ऐसा लग रहा था कि उसने अपना सारा धैर्य खो दिया है। लगभग अपने दांत पीस लिए और कहा, आप अपना जीवन नष्ट करना चाहते हैं? कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। मैं आपके लिए इस मामले को सुलझाऊंगा, लेकिन अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। अन्यथा क्या आप परिणाम को साफ करने में मदद करेंगे? कृपया स्वयं इसकी देखभाल करें। धन्यवाद। ड्यू ने ठंडी आंखों से उसकी ओर देखा। टन जियान गो, मैं तुम्हें भी बताऊंगा। एक दिन मैं तुम्हें बनाऊंगा भुगतान करें। कृपया गंदगी साफ करने के लिए तैयार रहें। मेरा ड्यू ने मेरा हाथ खींचा और टन जियान गो के पास से आगे चला गया। मैंने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने भी मुझे गौर से देखा। उसकी आंखें बेहद जटिल थीं, लेकिन मुझे कोई सुराग नहीं दिख रहा था। घर जाते समय मैं अपना मुंह खोलने से खुद को रोक नहीं सका और ड्यू से पूछा, आखिर क्या हुआ? कुछ नहीं। वह और मैं दोनों एक दूसरे को परेशान करने वाले लगते हैं। ड्यू ने अपना सिर कार के दरवाजे पर झुकाया और फुसफुसाया। मुझे और प्रश्न पूछने में सहज महसूस नहीं हुआ। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने ड्यू से स्नान करने और कपड़े बदलने का आग्रह किया। मैंने उसके खाना खत्म करने और आराम करने के लिए बिस्तर पर जाने का इंतजार किया, इससे पहले कि मैं शाम को अपना बैकपैक लेने के लिए स्कूल लौटूं। मैंने कुछ पन्ने पलटे, किताब पढ़ी और कमरे की सफाई की। 12 बज चुके थे। मैंने अपना पजामा पहन लिया और कंबल के नीचे रेंग गया। मैं लाइट बंद करने ही वाला था कि बाहर दरवाजे पर 2 हल्की दस्तकें हुईं। ट्रायू माई, क्या आप अभी तक सो रही हैं? मैं तुरंत उठकर बैठ गया। ड्यू काफी देर तक बिस्तर के किनारे पर बैठा रहा। उसने बस अपने पैरों की ओर देखा, लेकिन बोलने से इनकार कर दिया। मैंने उसका हाथ गर्म कंबल में खींच लिया। ड्यू। वह अचानक हंस पड़ी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ? नहीं, मैंने कसम खाई। अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो दरवाजे से बाहर निकलते ही मुझ पर बिजली गिर जाएगी। अरे बेवकूफ, कोई तुम्हें कसम नहीं खिलाएगा। ड्यू ने अपने होठों को सिकोड़ लिया, अनिच्छा से मुस्कुराते हुए और खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या आप जानते हैं ट्रियू माई, मैं इतना बड़ा हूँ। मैंने कभी किसी और से भीख नहीं मांगी। तब भी जब वह कमीना भाग गया और एक उपहार छोड़ गया। भारी कर्ज है। मेरे हाथ में एक पैसा भी नहीं है। लेनदार दिन भर दरवाजा बंद रखते हैं। मकान मालिक मुझे सड़क पर भगा देता है। मैं किसी से भीख मांगने के लिए अपना मुंह भी नहीं खोलता। ड्यू के चेहरे पर उदासी झलक रही थी। उनकी आवाज थोड़ी रुंधी हुई थी। मैंने बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की, चुपचाप उसके बोलने का इंतजार करता रहा। लेकिन मैंने उससे विनती की। मैं उससे भीख मांगने के लिए पानी में गया, लेकिन वह अपनी इच्छा का पालन करता रहा। इस पूरे जीवन में केवल 2 ही आदमी हैं, सचमुच मेरे दिल को छू गया। ड्यू के गालों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली।
मेरे आसपास की दुनिया बेहद शांत हो गई। मैंने उसे गौर से देखा। मेरा दिल धीरे धीरे डूब गया। तो तुम दोनों बाद में? मैंने सावधानी से ड्यू ड्यू से पूछा। नहीं, बाद में। मेरे लिए वह व्यक्ति पहले ही मर चुका है। ड्यू ड्यू ने अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर ठंडे भाव आ गए। ड्यू ड्यू ने एक और शब्द नहीं कहा। वह खड़ी हो गई और मेरे कमरे से चली गई। मैंने उसके दरवाजा बंद होने और ताला चटकने की आवाज सुनी। मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा और बेचैनी से सोता रहा। मैं पहले नहीं जानता था। यह पता चला है कि प्यार पूरी तरह से हवा और बर्फ से भरा नहीं है। यह भारी भी है, लोगों को पीड़ित करता है, लोगों को रुलाता है, दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है और खुद को भी चोट पहुंचाता है। उस घटना के बाद बान ड्यू ड्यू बहुत बदल गया। उसने एक आकर्षक और सेक्सी शैली के कपड़े पहने। एक कला छात्र की सुरुचिपूर्ण भावना और स्वभाव पूरी तरह से गायब हुआ। उसके लिए बाहर रात बिताना सामान्य बात है। मैं ड्यू ड्यू के बारे में बहुत चिंतित हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे कैसे सलाह दूं, और मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए मैं केवल आंद्रे और मूक रह सकता हूँ। आपने हमारे रिश्ते को पहले जैसा बहाल कर दिया। हर सुबह वह उसी स्थान पर मेरा इंतजार करता था। आंद्रे पर बान ड्यू ड्यू की गहरी छाप थी। उसने पूछा, माई, तुम्हारी खूबसूरत दोस्त कैसी है? आंद्रे ने बिना बोले बस आह भरते हुए पूछा, उस दिन क्या हुआ था? तुम्हारा चेहरा सचमुच भद्दा है। चिंता मत करो। मैंने आंद्रे को कंधे पर थपथपाया। भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। आंद्रे अपना मुंह खोलने से पहले काफी देर तक चुप रहे। क्या तुम्हें वह आदमी पसंद है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मैं ऐसे चिल्लाया जैसे मुझे बुरा लगा हो। फिर मैं तेजी से आगे की ओर भागा। दरअसल मेरे गाल लाल थे। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। आंद्रे ने मेरा पीछा किया। वह इतना सुंदर है। मुझे लगता है कि किसी भी लड़की के लिए उसका विरोध करना कठिन है। जिन चीनी पुरुषों से मैं कभी मिला हूँ, उनमें शायद ही कोई उसके जैसा उज्ज्वल और शांत हो। मैंने आंद्रे की ओर देखा और चीनी भाषा में कहा, तो फिर उसका पीछा करो। मैं तुम्हारा मैचमेकर बन सकता हूँ। समलैंगिक अब बहुत लोकप्रिय है। आंद्रे मुस्कुराए और मेरी गर्दन के पिछले हिस्से को थपथपाया। हालांकि वह समझ नहीं पाया कि मैंने क्या कहा। मेरी अभिव्यक्ति से उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि मैंने जो कहा वह एक अच्छा विचार नहीं था। मुझे अचानक अपनी छाती में जकड़न महसूस हुई और मैं इसे दूर करने के लिए कुछ करना चाहता था। इसलिए मैंने आंद्रे पर काबू पा लिया। तेजी से आगे भागा। माई, डरो मत। आंद्रे ने फिर मेरा पीछा किया। अगर वह तुमसे प्यार नहीं करता, तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे हंसाया गया, इसलिए मुझे पूरी तरह से आराम महसूस हुआ। मुझे आंद्रे की सच्ची ईमानदारी पसंद है। वह अपने दिल में कुछ भी नहीं छिपाता है, चुप रहने का दिखावा नहीं करता है, और शायद ही कभी भौहें सिकोड़ता है या भौंकता है। जहाँ तक तन जियान गो जैसे लोगों की बात है, जो कोई भी उसे पसंद करता है उसका केवल एक ही अंत होता है। ड्यू ड्यू एक विशिष्ट उदाहरण है। इसे रोको, आंद्रे। मैंने अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति दी। यूक्रेनी महिलाएं बहुत कठिन जीवन जीती हैं। वे 7 या 8 बच्चों को जन्म देती हैं। पैसा कमाने के लिए उन्हें हर दिन काम पर जाना पड़ता है, घर आना होता है और परिवार की देखभाल के लिए पूरी रात काम करना पड़ता है। मैंने सुना है ऐसे मामले भी हैं जहां यह बहुत अधिक है। इसके अलावा जब भी पति घर आता है, तो पत्नी को उसके जूते उतारने के लिए घुटनों के बल बैठना पड़ता है। आंद्रे हंसे। उन्होंने मेरी नाक दबाने के लिए अपना हाथ उठाया। बकवास। कम से कम मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। मैं हंसा और आंद्रे से छिपने के लिए फूलों की क्यारियों पर पुष्पमालाएं चढ़ाते हुए इधर-उधर भागा। मेरे सामने लाइसेंस प्लेट नंबर 666888 वाली एक लक्जरी कैडिलैक दिखाई दी।
मुझे यह दिलचस्प लगा, इसलिए मैंने कार का पीछा किया। दौड़ते समय मैंने आंद्रे को बताया कि चीनी लोग सुंदर नंबरों की पूजा करते हैं। आंद्रे ने सिर हिलाया। यूक्रेन में भी ऐसे लोग हैं। क्या आप जानते हैं? यदि लाइसेंस प्लेट के पहले 3 नंबर 000 हैं, तो यह निश्चित रूप से एक सरकारी कार है। मैंने तुरंत उससे पूछा, तो पहले 3 अंकों का क्या मतलब है? टीटीटी। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। चीनी गैंगस्टर। क्या उन सभी को बड़ा भाई कहा जाता है? मेरा चेहरा काला पड़ गया, जैसे किसी ने कहा हो मुझे मुक्का मारा। मेरे पैर कमजोर हो गए। मैं घबराकर जमीन पर बैठ गया और मेरी मदद करने के लिए पीछे मुड़ा। माई, क्या तुम ठीक हो? मैंने अपने घुटनों को पकड़ लिया और जमीन पर बैठ गया। मेरे हाथ बस जमीन पर रगड़ रहे थे, इसलिए वे दर्द में थे। आंद्रे मेरे बगल में घुटनों के बल बैठ गया। क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? वह इतना घबरा गया था कि उसकी आवाज खो गई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर से पूछा, आंद्रे, क्या तुमने अभी जो कहा वह सच है? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। उनकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी, जैसे कि वह किसी चर्च के सामने शपथ ले रहे हों। हाल के वर्षों में यूक्रेन में चीनी गैंगस्टर और भी मजबूत हो गए हैं। अपेक्षाकृत उच्च स्तर के कुछ लोग, उनकी लाइसेंस प्लेटें 3 अक्षरों टीटीटी से शुरू होती हैं। एक ठंडी हवा ने मेरे शरीर को घेर लिया, जिससे मैं जम गया, हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ। हालांकि ड्यू का व्यक्तित्व थोड़ा अलग है, गुस्सैल स्वभाव की। वह हमेशा हर काम संयम से करती है। वह गैंगस्टरों से क्यों जुड़ी हुई है?